नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की, मतलब उसे समझना कैसे है। और ये डिस्कशन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NISM सीरीज XA की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 16 के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रहेगा। होता क्या है ना, हम अक्सर सिर्फ रिटर्न देखते हैं। अरे 20% मिला, 30% मिला, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज भी यही कहते हैं और ये कॉमन सेंस भी है कि भाई रिस्क को अनदेखा कर देना ये बहुत आम है। हाँ, तो पहला पॉइंट यही है, परफॉर्मेंस मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि रिटर्न और रिस्क दोनों। एग्जैक्टली मतलब कितना रिस्क लेकर वो रिटर्न कमाया गया ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है हाई रिटर्न बहुत ज्यादा रिस्क लेकर आया हो। सही बात है। तो फिर रिटर्न नापते कैसे हैं? सबसे सीधा तरीका तो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। मान लीजिए 1 लाख लगाया, साल भर में 1,20,000 हो गया, सिंपल 20% HPR। और अगर इसी दौरान समझिए 5,000 का डिविडेंड भी मिल गया तो वो भी जुड़ जाएगा। फिर HPR 25% हो गया। सिंपल है। हाँ, पर ये HPR तब काम आता है जब बस एक बार पैसा लगाया और एक बार निकाला। राइट। रियल लाइफ में तो SIPs चलती हैं, लोग बीच में पैसा निकालते हैं, डालते हैं। हाँ, मल्टीपल कैश फ्लोज। बिल्कुल, तब HPR काम नहीं आता। वहां जरूरत पड़ती है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न TWRR और मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न MWRR की। अच्छा। MWRR को IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अच्छा, TWRR और MWRR, इनमें क्या फर्क है? देखिए, TWRR ये नापता है कि फंड मैनेजर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बिना इस बात के असर के कि इन्वेस्टर ने पैसा कब डाला या निकाला। इसीलिए सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS वालों के लिए TWRR को मैंडेटरी किया है। ये मैनेजर की स्किल का मतलब एक तरह से प्योर मेजर है। ओके। तो फिर MWRR इन्वेस्टर का अपना एक्चुअल रिटर्न दिखाता है। उसने कब पैसा डाला, कब निकाला, उन सब टाइमिंग का इम्पैक्ट लेकर। राइट। तो क्लाइंट के लिए MWRR ज्यादा रेलेवेंट है, उसके खुद के एक्सपीरियंस के लिए। समझ गया। मैनेजर की स्किल के लिए TWRR, इन्वेस्टर के एक्चुअल अनुभव के लिए MWRR। परफेक्ट। एक और कंफ्यूजन पॉइंट आता है, अरिथमेटिक मीन रिटर्न AMRH वर्सेस ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न GMRH। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AMR तो सीधा साधा एवरेज है, पर सोर्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण था। मान लीजिए पहले साल -50% रिटर्न, दूसरे साल +100%। AMR कितना होगा? -50 + 100 डिवाइडेड बाई 2, 25%। हाँ, 25%। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में क्या हुआ? 100 रुपए -50% होकर 50 रुपए रह गए, पर +100% होकर वापस 100 रुपए हो गए। एग्जैक्टली। तो नेट गेन तो 0 हुआ और GMR यही दिखाता है, वो 0% आएगा। अच्छा। GMR कंपाउंडिंग इफेक्ट को कैप्चर करता है, इसलिए लंबे समय की परफॉर्मेंस के लिए GMR ज्यादा एक्यूरेट है, काफी कुछ TWRR की तरह। ठीक है। और फिर वो ग्रॉस वर्सेस नेट रिटर्न और प्री टैक्स वर्सेस पोस्ट टैक्स रिटर्न वाली बात भी है। हाँ, वो तो है ही। ग्रॉस मतलब फीस, खर्चे कटने से पहले का रिटर्न। नेट मतलब सब कटने के बाद। इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा नेट और पोस्ट टैक्स रिटर्न ही मायने रखता है, मतलब जेब में कितना आया। बिल्कुल। और CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये भी GMR जैसा ही है। कई सालों की ग्रोथ को एक सिंगल सालाना रेट में दिखाता है कंपाउंडिंग के साथ। काफी यूजफुल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने के लिए। चलिए अब थोड़ा अल्फा और बीटा पर आते हैं, ये नाम बहुत सुनते हैं। ये CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से जुड़े हैं। बीटा बताता है कि कोई इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ कितना ऊपर नीचे होता है, मतलब मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर बीटा 1 है तो स्टॉक मार्केट के साथ चलेगा, 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल, कम है तो कम वॉलेटाइल। सही। और अल्फा वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जो पोर्टफोलियो ने कमाया, उस रिटर्न के ऊपर जो उसके बीटा के हिसाब से एक्सपेक्टेड था। इसे जेनसन्स अल्फा भी कहते हैं। माना जाता है कि पॉजिटिव अल्फा मैनेजर की स्किल दिखाता है, रिस्क लेने के बाद भी मार्केट को बीट करने की काबिलियत। ओके, तो अल्फा इज लाइक स्किल का मेजर। अब रिस्क पर आते हैं। रिटर्न की बात हो गई, रिस्क मतलब सिर्फ वॉलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ के उतार चढ़ाव को नापता है, पर इन्वेस्टर्स को डर तो नीचे जाने से लगता है, मतलब नुकसान से। सही बात है। तो उसके लिए डाउनसाइड रिस्क मेजर्स हैं, जैसे सेमी वेरिएंस। ये सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को देखता है। ये इंटरेस्टिंग है। और रिस्क के टाइप्स, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? हाँ,
सिस्टमैटिक रिस्क वो है जो पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है, जैसे इकोनॉमी की हालत, इंटरेस्ट रेट्स। इसे बीटा से नापते हैं। इससे आप बच नहीं सकते, चाहे कितना भी डाइवर्सिफाई कर लें। अच्छा, किंग एरर? ट्रैकिंग एरर ये बताता है कि एक एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क से कितना अलग चल रहा है। ज्यादा ट्रैकिंग एरर मतलब मैनेजर ज्यादा एक्टिव बेट्स ले रहा है, जो ज्यादा रिस्क भी ला सकता है और ज्यादा रिटर्न भी। गॉट इट। तो हमने रिटर्न नापा, रिस्क नापा, अब इन दोनों को जोड़ते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर्स में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये बताते हैं कि पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना रिटर्न मिला। सबसे कॉमन है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये क्या देखता है? ये देखता है एक्सेस रिटर्न, रिस्क फ्री रेट के ऊपर का रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है। और ट्राइनो रेशियो शार्प जैसा ही है, पर वो डिनोमिनेटर में टोटल रिस्क की जगह सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा लेता है। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है। और सॉर्टिनो रेशियो और भी स्पेसिफिक है। ये एक्सेस रिटर्न को सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी सेमी डेविएशन से डिवाइड करता है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिन्हें नुकसान का ज्यादा डर है। मतलब अलग अलग रेशियोज रिस्क को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। और एक और है इंफॉर्मेशन रेशियो, IR। ये मैनेजर के अल्फा की कंसिस्टेंसी को उसके ट्रैकिंग एरर के अगेंस्ट देखता है। मतलब मैनेजर कितना कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है अपने एक्टिव रिस्क के मुकाबले। वाह, काफी सारे मेजर्स हैं। तो ये सब कैलकुलेट कर लिया, अब फाइनल स्टेप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये कैसे करते हैं? ये तो रिलेटिव होगा ना? हाँ बिल्कुल। परफॉर्मेंस हमेशा किसी न किसी चीज के मुकाबले में देखी जाती है, या तो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क के अगेंस्ट, जैसे लार्ज कैप फंड्स के लिए निफ्टी 50। हाँ, या सेंसेक्स। बेंचमार्क सही चुनना बहुत जरूरी है। वो रेलेवेंट हो, मेजरेबल हो, इन्वेस्टेबल हो, क्लियरली डिफाइंड हो। कभी कभी कस्टमाइज्ड बेंचमार्क भी बनते हैं खास स्ट्रैटेजीज के लिए। और दूसरा तरीका? पीयर ग्रुप। हाँ, पीयर ग्रुप एनालिसिस। मतलब अपने फंड को उसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर करना, देखना कि बाकियों के मुकाबले में कैसा परफॉर्म किया। ठीक है। और फिर आता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन। ये क्या बला है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अगर आपके फंड ने बेंचमार्क से अच्छा या बुरा परफॉर्म किया तो क्यों किया। वो एक्स्ट्रा रिटर्न या कम रिटर्न आया कहां से? अच्छा, मतलब क्या वो सही एसेट एलोकेशन की वजह से था, जैसे सही टाइम पर इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाया या बॉन्ड्स में, या फिर वो सही स्टॉक चुनने की वजह से था यानी सिक्योरिटी सिलेक्शन, या फिर मार्केट टाइमिंग का रोल था। ओह, तो ये ब्रेक डाउन करता है परफॉर्मेंस को। एग्जैक्टली। ये समझने में मदद करता है कि आउट परफॉर्मेंस मैनेजर की स्किल थी या सिर्फ लक था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में करेंसी का इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है। समझ गया। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को समझना सिर्फ एक नंबर, वो रिटर्न परसेंटेज देखने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। रिस्क को देखना है, रिटर्न को सही तरीके से कैलकुलेट करना है TWR, GMR वगैरह यूज करके, फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है, शार्प सॉर्टिनो रेशियो, फिर बेंचमार्क या पीयर ग्रुप से कंपेयर करना है, और आखिर में ये भी समझना है कि परफॉर्मेंस आई कहां से, एट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये सब मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। NISM एग्जाम के लिए तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। बिल्कुल। और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स के लिए ये टूल्स बहुत जरूरी हैं। ये बेहतर डिसीजन लेने में, आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करते हैं। सही कहा। ये एक तरह से परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली जज करने का फ्रेमवर्क देते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में। हम इतनी डिटेल में पास्ट परफॉर्मेंस को नापते हैं, एनालाइज करते हैं, पर क्या ये भविष्य की गारंटी है, या ये सिर्फ एक रियर व्यू मिरर है जो बताता है कि पीछे क्या हुआ? इस पर जरूर सोचिएगा।